हेलो एवरीवन, ला स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यूपी एपीओ एग्जाम 2011 के आईपीसी वाले भाग से पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। उत्तर प्रदेश एपीओ परीक्षा में आईपीसी वाले भाग से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 प्रश्न पुलिस अधिनियम से तथा 25 प्रश्न भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं दंड प्रक्रिया संहिता से पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके पास बने बेल आइकन बटन को क्लिक कर लें, जिससे कि सभी नए वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। वीडियो आपको पसंद आता है आप इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये प्रश्न व्याख्यात्मक रूप में है। प्रश्न है कि किस धारा के अनुसार महिला के लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 509, 511 तथा 354 दिए हुए हैं। तो ये अपराध धारा 354 के अंतर्गत आता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में स्त्री की लज्जा भंग करने के संबंध में प्रावधान दिया गया है। स्त्री पर हमला करना या आपराधिक बल के प्रयोग के बारे में यह धारा प्रावधान करती है तथा धारा 354 बताती है कि किसी भी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि वह उसकी लज्जा भंग करेगा या उसी स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी परंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। अर्थात 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान यहाँ किया गया है। दंडित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ हमारा जो सही आंसर है वो है डी, अर्थात भारतीय दंड संहिता की धारा 354। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक मृत व्यक्ति की इच्छा पत्र का निष्पादक होते हुए उस विधि की जो कि चीज वस्तु को इच्छा पत्र अर्थात बिल वसीयत होती है, इच्छा पत्र के अनुसार विभाजित करने के लिए निर्देश देती है, बेईमानी से अवज्ञा करता है और चीज वस्तु को अपने प्रयोग हेतु विनियुक्त कर लेता है, तो अ के द्वारा कौन सा अपराध किया गया है। तो यहाँ अ के द्वारा आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया गया है, अर्थात वह संपत्ति को अपने लिए विनियुक्त कर रहा है। धारा 405 आईपीसी की इसका प्रावधान करती है। देखिए, आईपीसी की धारा 405 आपराधिक न्यास भंग के बारे में है, जो बताती है कि जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अख्तियार किसी भी प्रकार अपने को न्यस्त किए जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, या जिस प्रकार से ऐसा न्यास निर्वहन किया जाता है उसको वेद करने वाली विधि के किसी भी निर्देश का या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी भी अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या व्ययन करता है या जानबूझकर किसी भी अन्य व्यक्ति को ऐसा करना सहन करता है, वह आपराधिक न्यास भंग कहलाता है। तो यहाँ इस अ के द्वारा जो अपराध किया गया है वो आपराधिक न्यास भंग का किया गया है, और ये जो दृष्टांत है दिया गया है ये इसके धारा 405 के दृष्टांत क पर आधारित है। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पर सी। नेक्स्ट है, दांडिक विधि में अपराध से निकटता का सिद्धांत जिस अपराध के लिए दायित्व का विनिश्चय करने में असंगत है वह कौन से हैं। पहला दिया हुआ है चोरी और डकैती, दूसरा है आपराधिक मानववध और हत्या, अपहरण और व्यपहरण तथा दुष्प्रेरण और षड्यंत्र। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है दुष्प्रेरण और षड्यंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि ख के कब्जे में संपत्ति पर क चोरी करता है और यह चोरी करते समय अपने पास भरी हुई एक पिस्तौल रखता है, जिसे कि अपने ख द्वारा प्रतिरोध किए जाने की दशा में ख के अपहत करने के लिए अपने पास रखा था। अ के द्वारा किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है धारा 382। धारा 382 बताती है कि चोरी करने के लिए मृत्यु, उपत्ति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात इस तरह से चोरी करना, ये धारा 382 के अंतर्गत आता है। इस जो प्रश्न का सही आंसर है वो है धारा 382। नेक्स्ट यहाँ धारा 379, 390 तथा 381 भी दी हुई है, यानी हम देखते हैं एक बार। 379 यहाँ चोरी के लिए दंड के संबंध में बताती है तथा 390 डकैती के संबंध में बताती है तथा 381 लिपिक या सेवक के द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी को बताती है। नेक्स्ट प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा भारतीय दंड संहिता की निम्न धाराओं में संशोधन हुए। तो ये थी धारा 463, 466 और धारा 477A। तो सही आंसर है ए और बी दोनों। धारा 463, धारा 466 तथा धारा 477A 3 धाराओं में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा संशोधन किया गया था।
नेक्स्ट है कि क एक पुलिस अधिकारी ख को यह संस्वीकृति करने के लिए कि उसने अपराध किया है उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी अपराध करने का दोषी है? तो पुलिस अधिकारी धारा 330 के अधीन अपराध करने का दोषी है। इसकी अन्य धाराएं धारा 325 है, ये बताती है स्वेच्छा घोरोपति करने के लिए दंड के संबंध में है। धारा 326 खतरनाक आयुध या साधनों के द्वारा स्वेच्छा घोरोपति कायद करने के संबंध में है तथा धारा 328 अपराध करने के आशय से विष इत्यादि देना धारा 328 बताती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अ ने एक रिवॉल्वर उठाई और बक को जान से मारने के आपराधिक आशय से रिवॉल्वर को भरी हुई समझते हुए उसका ट्रिगर दबा दिया। सौभाग्य से रिवॉल्वर भरी हुई नहीं थी और बक को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, तो अ ने कौन सा अपराध किया है? तो अ के द्वारा यहाँ किया जाने वाला अपराध ये हत्या का प्रयास है, तो सही आंसर है हमारे यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी हत्या आपराधिक मानववध हैं लेकिन सभी आपराधिक मानववध हत्या नहीं होते, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये कथन जस्टिस मेलविन के द्वारा दिया गया था और आर वर्सेस गोविंदा के मामले में जस्टिस मेलविन ने आपराधिक मानववध तथा हत्या के बीच के अंतर को स्पष्ट किया था। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि नेक्स्ट वर्सेस गोविंदा या आर वर्सेस गोविंदा के मामले में किस न्यायाधीश के द्वारा या किस किस के अंतर को बताया गया था? तो आपराधिक मानववध एवं हत्या के बीच के अंतर को स्पष्ट किया गया था। धारा 300 उन मामलों से संबंधित है जिसमें कि आपराधिक मानववध हत्या होता है, अतः कोई भी अपराध तब तक हत्या की कोटि में नहीं आ सकता जब तक वह आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आएगा। अर्थात आपराधिक मानववध का होना आवश्यक है, उसके बाद उसे हत्या की कोटि में रखा जाना है या आपराधिक मानववध की कोटि में रखा जाना है, ये बाद की बात है। तो हत्या में आपराधिक मानववध भी सम्मिलित है, परंतु आपराधिक मानववध हत्या भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। आपराधिक मानववध का कोई भी मामला हत्या होगा यदि वह धारा 300 के चारों खंडों में से किसी भी एक खंड के अंतर्गत आता हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि अ यह जानते हुए कि उसके पति ब ने हत्या की है, ब को वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए जानते हुए छुपा लेती है, तो अ उत्तरदायी है। सामान्य आशय रखने के कारण हत्या के लिए, संश्रय देने के लिए तथा सहायता द्वारा दुष्प्रेरण के लिए तथा अन्य कोई भी अपराध नहीं किया है, तो यहाँ इसका सही आंसर है कि अ के द्वारा कोई भी अपराध नहीं किया गया है। धारा 52 के क में संश्रय शब्द को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य है, परंतु इसको दूसरों के लिए बलिदान कर देना यह परम कर्तव्य है। यह टिप्पणी क्वीन बलाम हडले एंड स्टीफेंस के बाद में दी गई थी और यह पूछा गया है कि किसके द्वारा दी गई थी, तो ये लॉर्ड कॉलरिज के द्वारा दी गई थी। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अ एवं उसके 4 साथियों ने ब के स्थान में चोरी करने का प्रयत्न किया और ब को उपपत्ति कारित की। वहां के अंतःवासियों ने घोर प्रतिरोध किया और इस कारण से वे लोग बिना लूट का माल लिए ही लौट गए, तो वे दोषी हैं। तो देखिए यहाँ अ एवं उसके 4 साथी यानी 4 और 1 कुल 5 लोग हैं, तो बिना लूट का माल उन्होंने लूट की है और बिना लूट का माल लिए वे लौट गए हैं। पूछा है यहाँ पर कि वो किसके दोषी हैं, चोरी के, लूट के, डकैती के तथा आपराधिक दुर्विनियोग के, तो इसका सही आंसर है सी डकैती के, क्योंकि धारा 390 के अधीन कुछ दशाओं में चोरी लूट होती है और जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर के लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं तो किया गया अपराध डकैती की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अन्य बातों की तरह अपराध में वे भी कार्य करते हैं जो कि मात्र खड़े रहते हैं तथा प्रतीक्षा करते हैं, यह अवकथन है। यह अवकथन वरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर के मामले में दिया गया था। वरेंद्र कुमार घोष का मामला ये पोस्ट ऑफिस के मामले के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद बलात् संघ से संबंधित है? इसमें टी.डी. वाडगमा बनाम गुजरात राज्य, सही आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यपहरण का उपबंध किया गया है? धारा 364, धारा 362, धारा 363 तथा धारा 364A। तो इसका सही आंसर है धारा 364A। इसमें धारा 364 हत्या करने के लिए व्यपहरण अपहरण के संबंध में बताती है, धारा 362 ये अपहरण के संबंध में बताती है, धारा 363A भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय का व्यपहरण या अपहरण के संबंध में बताती है तथा धारा 364A ये मुक्ति धन के लिए व्यपहरण के संबंध में बताती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूत्र सहमति से कारित क्षति को क्षति नहीं कहते हैं, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में समाविष्ट है?
तो सहमति से कार्य क्षति को क्षति नहीं कहा जाता है। ये संहिता की धारा 87 में प्रावधान है। सहमति का सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की धारा 87 में उपबंधित है। धारा 87 का सिद्धांत रोमन विधि के एक विख्यात सूत्र पर आधारित है कि स्वेच्छा से किए गए कार्य के लिए क्षति प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो कि उसके करते समय चित्त विकृतता के कारण उस कार्य की प्रकृति को समझने में या जानने में असमर्थ था। इसका कारण बताया गया है कि तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है और विधि की भूल बचाव नहीं है। तो देखिए, कथन और कारण दोनों अपने आप में सही हैं, लेकिन जो कारण है ये कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सही आंसर हमारे यहाँ बी होगा कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ख से यह कहते हुए कि मैं तुम्हें पीटूंगा, क एक छड़ी उठा लेता है। तो निर्दिष्ट करें कि निम्न में से कौन सा अपराध यदि कोई हो तो क के द्वारा कारित किया गया है। तो क के द्वारा यहाँ हमले का अपराध किया गया है। सही आंसर अभी प्रश्नगत समस्या धारा 351 जो कि हमला को परिभाषित करती है कि दृष्टांत क पर आधारित है। यहाँ पर क हमला के अपराध का दोषी होगा। इस धारा के स्पष्टीकरण के अनुसार यद्यपि केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते, परंतु जो शब्द कोई भी व्यक्ति प्रयोग करता है वे उसके अंग, विक्षेपण या तैयारियों को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिससे कि वे अंग, विक्षेप या तैयारियां हमले की कोटि में आ सकती हैं। नेक्स्ट आपको ये सूची 1 तथा सूची 2 दी हुई है। इन सूचियों को आपस में आपको मिलाना है। पहला है आर वर्सेस गोविंदा। तो आर वर्सेस गोविंदा का मामला ये हत्या से संबंध रखता है, अर्थात पहले के साथ तीसरा। अब महाराष्ट्र राज्य बनाम ए जॉर्ज, महबूब शाह बनाम एम्परर। महबूब शाह बनाम एम्परर का मामला सामान्य आशय से है तथा मैकनाटन का बाद जो है ये चित्त विकृतता से संबंध रखता है, और महाराष्ट्र राज्य बनाम एम एन जॉर्ज का मामला ये दुराशय के मामले से संबंध रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा स्वैच्छिक मद्यपान से संबंध रखती है। तो स्वैच्छिक मद्यपान से संबंध रखती है धारा 86। अगला प्रश्न है कि संपत्ति के विरुद्ध अपराध हो सकता है सदोष परिरोध, मानहानि तथा केवल आपराधिक न्यासभंग तथा लोक अपदूषक। तो सही आंसर है बी, केवल आपराधिक न्यासभंग ये संपत्ति के विरुद्ध अपराध हो सकता है। लोक अपदूषण, लोक स्वास्थ्य, क्षेम तथा सुविधा के विरुद्ध अपराध हैं। सदोष परिरोध तथा मानहानि व्यक्ति के विरुद्ध अपराध है तथा आपराधिक न्यासभंग ये संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अधीन एक मान्य प्रकार का दंड है। कोड़ों से मारना, दास्ता, जुर्माना तथा आजीवन निर्वासन। तो इसका सही आंसर है बी, जुर्माना। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में 6 प्रकार के दंडों का प्रावधान किया गया था, लेकिन एक दंड उसमें निश्चित कर दिया गया अर्थात समाप्त कर दिया गया था, जो कि आजीवन निर्वासन था। पहला है मृत्यु, दूसरा है आजीवन कारावास, तीसरे को निश्चित किया गया है, चौथा है कारावास जो कि 2 प्रकार का हो सकता है, कठोर कारावास और सादा कारावास, पांचवा है संपत्ति का संपरण तथा छठवां है जुर्माना। नेक्स्ट प्रश्न है कि क एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना य को जिसने की हत्या की है पकड़ लेता है, क ने अपराध किया है, तो क के द्वारा कोई भी अपराध नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय दंड संहिता किस धारा में पत्नी को जलाने के अपराध को परिभाषित व दंडनीय बनाया गया है। तो इसका सही आंसर है धारा 304 बी। धारा 300 हत्या के लिए है। धारा 300 हत्या के लिए दंड का प्रावधान करती है। धारा 304 हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड का प्रावधान करती है तथा धारा 304 बी ये दहेज मृत्यु से संबंध रखती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए एवं बी अगले दिन सी की हत्या करने की योजना बनाते हैं तो वे दोषी होंगे। तो ये दोषी होंगे आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के। तो सही आंसर है बी। ए तथा बी 120 ए में परिभाषित आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के दोषी होंगे। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा निम्न प्रकार है, जबकि 2 या अधिक व्यक्ति कोई भी अवैध कार्य अथवा कोई भी कार्य जो कि अवैध नहीं है लेकिन अवैध साधनों के द्वारा करते हैं या करवाने को सहमत होते हैं तथा ऐसी सहमति को आपराधिक षड्यंत्र कहा जाता है। के हासिम बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु एआईआर 2005 सुप्रीम कोर्ट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णित किया था कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए किसी भी अवैध कार्य को करने या करार मात्र आवश्यक है, कोई भी प्रकट कार्य किया जाना आवश्यक नहीं होता है। प्रकट कार्य से तात्पर्य होता है कि कार्य का प्रकट होना, कि करने के बाद ही पता लगे, ये आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अपराध के विरुद्ध संपत्ति की व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो जाता है। चोरी, लूट, संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक अत्याचार। सही आंसर है लूट अर्थात सी।
नेक्स्ट प्रश्न है कि क हवाई जहाज पकड़ने के लिए भीड़ वाले पथ पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है और यह जानता है कि इससे पूरी संभावना है कि किसी की मृत्यु हो जाए। ख उसकी गाड़ी से मारा जाता है। क किस अपराध का दोषी है? तो ख यहाँ हत्या का दोषी है। 4 आंसर आपको दिए हुए हैं। मानव वध जो कि हत्या की कोटि में नहीं आता, गंभीर उपपत्ति तथा उपेक्षा। तो प्रश्नगत समस्या धारा 300 के दृष्टांत घ पर आधारित है। यहाँ पर यद्यपि क का आशय किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना नहीं है, परंतु उसने ऐसा संकटपूर्ण कार्य किया है जिससे कि मृत्यु कारित हो जाना अधिक संभाव्य है, अतः यह धारा 300 के खंड 4 के अधीन हत्या का दोषी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चित्त विकृति अभिव्यक्ति भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं है और मुख्यतः इसे पागलपन के समांतर माना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत किसी भी कृत्य के दायित्व से छूट पाने वाले अभियुक्त को विधिक पागलपन और न कि चिकित्सकीय पागलपन सिद्ध करना होता है। यह उच्चतम न्यायालय के द्वारा किस वाद में पारित किया गया था? तो ये सुरेंद्र मिश्र बनाम झारखंड राज्य के मामले में ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, ये आपको सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। इनके आपसी कूटों को आपको मिलाना है। पहला है संपत्ति का प्रदान, दूसरा है संपत्ति को लेना, तीसरा संपत्ति का न्यास होना तथा चौथा है स्वयं के प्रयोग के लिए निर्देशित प्राप्त संपत्ति का संपरिवहन। तो देखिए आपको यहाँ इस कूट 1 अर्थात सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। संपत्ति का लेना और संपत्ति का प्रदान, तो संपत्ति का लेना ये चोरी के अंतर्गत आता है अर्थात बी का आपका हो गया तीसरा, और संपत्ति का प्रदान ये बलात् ग्रहण, ए के साथ आप चौथे को मिलाइए। तीसरा संपत्ति का न्यास होना ये आपराधिक न्यास भंग में आता है तथा स्वयं के प्रयोग के लिए निर्देशित प्राप्त संपत्ति का संपरिवहन ये आपराधिक दुर्विनियोग में आता है। इस तरह से आपके ये चारों कथन मिल जाते हैं। यहाँ आप नीचे इनकी व्याख्या को देख सकते हैं। संपत्ति का प्रदान ये पूरा दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो अपराध हो, विधि विरुद्ध प्रतिषिद्ध हो, सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो तथा उपयुक्त सभी में। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी में। धारा 43 के अनुसार अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो कि अपराध हो या विधि विरुद्ध हो या विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो कि सिविल कार्यवाहियों के लिए आधार उत्पन्न करता हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बक्से में जो कि बका है इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बक्से में पाए जाएं और इस परिस्थिति में ब चोरी के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाए। अन्य भारतीय दंड संहिता की नीचे दी हुई किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? धारा 191, धारा 193, धारा 192 तथा अन्य कोई अपराध नहीं किया। तो सही आंसर है डी, के द्वारा कोई भी अपराध नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपराधिक मानव वध जो कि हत्या नहीं है की श्रेणी में आने वाले कृत्यों का वर्णन भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है? धारा 300, धारा 299, धारा 299 तथा 300 तथा धारा 302। तो सही आंसर है धारा 299। धारा 300 हत्या के संबंध में बताती है, धारा 299 आपराधिक मानव वध के संबंध में बताती है, धारा 302 हत्या के लिए दंड का प्रावधान करती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपराधिक षड्यंत्र गठित करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, अवैध कार्य को अवैध साधनों से करने का करार तथा वे कार्य जो कि अपराध नहीं है तो कि करार के अनुसरण में कोई भी ऐसा कार्य करना। तो सही आंसर है यहाँ पर कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति या आपराधिक षड्यंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, जबकि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के विषय में कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विमुक्ति के विरुद्ध अपील में निर्णय और आदेश में किसी भी विकृति के अभाव में अपने असाधारण अधिकारता का उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रयोग करना वैध नहीं है। यह 2011 में किस वाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था मृणालदास बनाम त्रिपुरा राज्य के मामले में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक करार दिया था? इसे असंवैधानिक करार दिया गया था मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में। सही आंसर है डी। मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 LJ 811 सुप्रीम कोर्ट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 303 को इस आधार पर संवैधानिक घोषित कर दिया था कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 21 एवं 14 के द्वारा प्रदत्त समानता तथा जीवन एवं जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करती है। अतः भविष्य में हत्या के सभी मामले अब धारा 302 के अंतर्गत ही दंडित किए जाएंगे तथा आजीवन दोषसिद्ध अपराधी के द्वारा हत्या कारित किए जाने की दशा में मृत्यु दंड की व्यवस्था आदेशात्मक अथवा अनिवार्य नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने
यूपी एपीओ एग्जाम 2011 के भारतीय दंड संहिता वाले भाग से पूछे गए प्रश्नों को देखा। सो प्लीज आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। सो आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी इन वीडियो से लाभ उठा सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।